हेलो टू एवरीवन, दिस इज विक्रम। वेलकम बैक टू वन चैनल आर भारत स्टडी। यह जो वीडियो है लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग सेटलमेंट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कवर करेंगे। इसका एक पार्ट और होगा जिसमें कि हम लोग रिलीजन को कवर करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग इसके सेटलमेंट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आज कवर करते हैं। तो आइए देखें। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। देखें हम लोग सेटलमेंट को, तो हम लोगों ने देखा था ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था कि इन लोग का जो इकोनॉमी था वो पेस्टोरल थी। वे लोग का ये लोग टाइम टू टाइम अपने एरिया में चेंज होते रहते थे। वे लोग नोमेडिक थे, मतलब कि वो अपने सेटल होकर नहीं रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी, वो एनिमल्स पे बेस्ड थी, जिसके लिए वो टाइम टू टाइम जो है कि वो रोम कर रहे थे। इसलिए वो लोग कहते हैं नोमेडिक थे, एक जगह स्टे होकर नहीं रहते। वे लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, एग्रीकल्चर करते भी थे तो अपने एनिमल्स के फॉर्डर के लिए ही किया करते थे। जबकि बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना अच्छी तरह से सीख गए थे, और वो उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, अब वो एग्रीकल्चर हो चुकी थी। जब एग्रीकल्चर हो चुकी थी, वे लोग एक जगह रह कर ही पूरे साल एग्रीकल्चर किया करते थे। तो इस प्रकार उनकी जो लाइफ है अब वो सेटल्ड हो गई, वो सेटल लाइफ को एक्सपेंड करने लगी, वो सेटल लाइफ जीने लगी, राइट। तो लेटर वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में वो लोग अभी भी नोमेडिक थे, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में अब वो एग्रीकल्चर करने लगे और उनकी लाइफ सेटल हो गई, वो एक जगह रहकर वे लोग रहने लगे। और इनके जो घर बने होते थे वो मड ब्रिक का बने हुए होते थे, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा था। वहाँ क्या था, तो ईंट जो हुआ करती थी, जो ब्रिक था वो बर्न्ट होती थी, वो पका हुआ ईंट होती थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में अब जो घर होती थी वो मड ब्रिक की होती थी। ओके, कच्चे ईटा, आप बोल सकते कच्चे ईटा का घर बना हुआ होता था, जिसका पोल जो हुआ करता था वो वुड का हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में नगर टर्म वर्ड जो है कि देखने को मिलती है। जो लेटर वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट है उसमें नगर वर्ड देखने को मिलती है, लेकिन अभी नगर का जो है कि सिर्फ शुरुआत हो रही थी। एक फीकी शुरुआत अभी हुई थी। एक पूरी तरह से बड़े बड़े शहर का जो है कि एक इम्प्रेशन देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे कि कोई बड़ा सा टाउन होगा, लेकिन अभी फीकी शुरुआत इसकी हो चुकी थी। टाउन टाउन बनने का शुरुआत जो है कि हो चुका था। और 4th सेंचुरी आते आते क्या होगा, बड़े बड़े शहर जो है कि देखने को मिलेगी। 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी आते थे, बड़े बड़े शहर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो लेटर वैदिक पीरियड मतलब 600 बीसी तक है, तो यहाँ तक में जो है कि नगर टर्म यूज होने लगा, मतलब शहर बनने की शुरुआत हो गई थी। उनमें से जो शहर देखी जाती है वो हस्तिनापुर और कौशंबी, ये दो प्राचीन शहर माने जाते हैं। उस टाइम के शुरुआती शहर जो माने जाते हैं वो हस्तिनापुर और कौशंबी, ये सब जो देखे जाते हैं वो उस टाइम के शहर, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के शहर माने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखनी है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग, तो हम लोग ने देखा था ऋग वैदिक पीरियड में, तो वहाँ पे बहुत सारे असेंबली हुआ करती थी। लेकिन अब वही असेंबली यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस खो चुकी होती है। हम लोग देखा था वहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में जो हुआ करता था, विदत हुआ करता था, सभा समिति, ये सब हुआ करती थी। तो वहाँ पर जो क्या था, उसमें कॉमन पीपल भी अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर जो असेंबली हुआ करती थी, अब उनमें कॉमन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसके कारण ये भी है कि अब का जो पॉपुलेशन था वो लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉपुलेशन था वो ऋग वैदिक पीरियड से काफ़ी बड़ा हो चुका था। और ये पॉसिबल नहीं था कि हर घर से क्या हो, हर घर से एक आदमी पार्टिसिपेट करे, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो जो पॉलिटिकल जो असेंबली हुआ करती थी, उसमें लोग अब कॉमन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जो विदत जो थी वो एक ओल्डेस्ट असेंबली मानी जाती थी, अब वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, वो गायब हो जाती है। लेटर वैदिक पीरियड में इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सभा और समिति अभी भी है। ओके, सभा और समिति अभी भी थी लेटर वैदिक पीरियड में भी, लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो ऋग वैदिक पीरियड से बदल चुका था। अब इसमें जो लोग थे वो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो चीफ हुआ करते थे
उस टाइम के लोग जो चीफ हुआ करते थे या जो रिच नोबल हुआ करते थे वही लोग पार्टिसिपेट करते थे, जबकि ऋग वैदिक पीरियड में कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट करते थे। जो सभा और विदत थी, तो सभा और विदत में वुमेन लोग भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब वुमेन लोग को अलाउड नहीं था, वुमेन लोग को परमिट नहीं किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। पर विदत और सभा और विदत में अब वुमेन लोग को पार्टिसिपेट करने की कोई परमिशन नहीं दिया गया था। ओके, कोई एरिया जो होती थी उसका जो नाम रखा जाता था किस बेसिस पे, वो नाम जो रखा जाता था वो जिस एरिया में का नाम रखना होता था उस एरिया में कौन सा ट्राइब जो है कि फर्स्ट बार टाइम सेटल हुआ था उसी के बेसिस पे जो है कि उस एरिया का नाम रख दिया जाता था। जैसे पंचाला, पंचाला एक जो ट्राइब थी वो फर्स्ट टाइम जो उस एरिया में सेटल हुई थी, इसलिए उस एरिया को जो नाम रखा गया था वो पंचाला। तो किसी एरिया का जो नाम रखा जाता था उस एरिया में के फर्स्ट जो से पहले जो ट्राइब बसे होते थे उसके आधार पर रखा जाता था। अब जो है कि लेटर वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट में वो राष्ट्र वर्ड भी देखने को मिलती है, जिसका जो रेफरेंस था वो जो टेरिटरी से, ठीक है, इसका जो रेफरेंस था वो टेरिटरी से था, मतलब अब टेरिटरी को राष्ट्र के रूप में भी बोला जाने लगा। हमने देखा था कि जो ऋग वैदिक पीरियड थी वहां पर जो कबीला जो ट्राइबल ग्रुप के जो हेड हुआ करते थे, जो राजन नहीं हुआ करते थे, उनके लिए जब कोई जाते थे तो उनके लिए कोई रिप्रेजेंट लेकर जाते थे जो वॉलेंट्री हुआ करता था, जो स्वैच्छिक हुआ करता था, अपने मन से, अनिवार्य नहीं था ऋग वैदिक पीरियड में, जिसे कि वाली बोलते थे। ये क्या था, प्रेजेंट लेकर जाते थे, जो कोई वॉलेंट्री प्रेजेंट लेकर जाते थे राजा के पास में ऋग वैदिक पीरियड में, वो नेसेसरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, ये मैंडेटरी हो जाता है, सभी को वाली जो है कि प्रेजेंट देना होता था, सभी से कलेक्ट किया जाता था वाली को, राइट। वाली क्या था, तो वाली जो था, जो कॉमन लोग जो जब राजन से मिलने जाते थे तो उनके लिए कोई भेंट लेकर जाते थे, तो इसी भेंट को बाली बोला जाता था। और ये लेटर वैदिक पीरियड में जो बाली था वो अनिवार्य हो चुका था, वो फोर्सिवली वो कलेक्ट किया जाता था, दबाव देकर उसे कलेक्ट किया जाता था। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में ऐसा कोई बात नहीं था, जो लाया ठीक, नहीं लाया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो बाली है वो जो फोर्सिवली कलेक्ट की जाने लगी। जो किंग था अपना इन्फ्लुएंस कैसे दिखाता था, तो किंग का इन्फ्लुएंस दिखाने का जो तरीका होता था वो कोई रिचुअल होता था, और उस रिचुअल में जो होता था वो सेक्रीफाइस जो था वो अपने उसके द्वारा सेक्रीफाइस करके राजा जो है अपने आप के सुप्रीमेसी को दिखाते थे। राजा लोग, किंग लोग जो थे अपने सुप्रीमेसी को दिखाते थे। इसमें जो इसका जो सेक्रीफाइस था वो दो टाइप में डिवाइडेड था, एक कॉमन लोग के लिए था और दूसरा किंग लोग के लिए था। तो जो किंग लोग के लिए था उसमें जो कौन कौन थे, तो किंग लोग के लिए जो था वो राजसूय सेक्रीफाइस था, अश्वमेध सेक्रीफाइस था और वाजपेयी सेक्रीफाइस था। ओके, तो ये राजसूय सेक्रीफाइस में जो था, ये राजसूय सेक्रीफाइस क्या थी, तो जो राजा जब राजा बनते थे तो उसके लिए जब राजाभिषेक किया जाता था तो उस टाइम के जो राजाभिषेक किया जाता जिसमें कि उसके वुमेन, उसके जो वाइफ होती थी वो भी पार्टिसिपेट करती थी। तो ये राजसूय सेक्रीफाइस राजाभिषेक करने के लिए किया जाता था, इसके द्वारा ही जो किंग होते थे अपने सुप्रीमेसी को दिखाते थे। दूसरा जो था वो अश्वमेध सेक्रीफाइस था। अश्वमेध सेक्रीफाइस का मतलब कोई एक क्या होता था, जब सेक्रीफाइस करने के बाद में एक क्या हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, और जिस एरिया में वो हॉर्स जाता था वो एरिया समझा जाता था उस किंग का, जो किंग जो है कि उस हॉर्स को छोड़ा है। और उस हॉर्स को अगर कोई पकड़ लेता था, जैसा कि आप लव कुश वाला देखे होंगे, तो वहाँ पे हॉर्स को क्या होता पकड़ लेता था, श्री राम वो क्या करते थे वहाँ पे उनसे फिर वॉर होता है, फाइट होता है उनके बीच में, लव कुश और श्री राम के बीच में। तो ठीक वैसे ही जब कोई अश्व को पकड़ लेता था तो वो राजा के लिए एक चैलेंज हो जाता था और उस राजा को उससे लड़ना पड़ता था, जो पकड़ता था उससे लड़ना पड़ता था, तब जो भी जीता था फिर वो टेरिटरी उसका होता था। लेकिन अगर राजा घोड़ा जो हॉर्स था वो जिस एरिया से गुजर रहा था वो एरिया अब जो हॉर्स को छोड़ा था उस किंग के अंदर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाजपेयी सेक्रीफाइस। इस सेक्रीफाइस के अंदर क्या होता था, तो रेस होती थी, चैरियोट का रेस होता था, जिसका चैरियोट जीता था वो वहां पर उसको जो सुप्रीम माना जाता था, वो सुपीरियर माना जाता था, वो किंग सुपीरियर माना जाता था जिसका जो कि चैरियोट जीतता था। अब टैक्सेशन सिस्टम जो कि आ चुकी थी और टैक्सेस जो है कलेक्ट की जाने लगी थी। ये टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए अब ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाने लगे, जिसे क्या बोला जाता था, संघित्री, राइट। ऑफिसर जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उसे अब संघित्री बोला जाने लगा।
और अगर किंग किसी कारण से वो जो है कि absent रहता था, किसी कारण से मान लीजिए कहीं जाना हो या फिर कोई उसे डिसीज हो गई हो, तो इस कंडीशन में जो किंग हुआ करता था उसका, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को बिठा दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बना माना जाता है। तो ठीक वैसे ही उस टाइम अगर किंग किसी कारण से प्रेसिडेंट नहीं होता था, अब्सेंट होता था, तो उसके स्थान किसके द्वारा ले लिया जाता था? वो प्राइस्ट के द्वारा ले लिया जाता था, या फिर कोई कमांडर उनके होते थे, किंग का कमांडर होते थे, उनके द्वारा ले लिया जाता था, या फिर चीफ क्वीन, या फिर कोई अदर जो हाई फंक्शनरी थी उनके द्वारा ही वो स्थान, किंग का स्थान ले लिया जाता था, जब किंग किसी कारण से प्रेजेंट नहीं होते थे तब। या फिर किंग मर गए हैं तो उसके उसके कुछ टाइम के लिए क्या है, उनके कोई राज्य को संभालने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में भी प्रीस्ट या फिर कमांडर या फिर कोई उनकी जो क्वीन हुआ करती थी या फिर अदर हाई फंक्शनिंग जो हुआ करती थी वो उनका स्थान ले लेते थे। फिर उसके बाद में जो राजा बनता था फिर उसे बैठा दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंडीशन क्या थी लोगों के अंदर, वो देखे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था जो ऋग्वैदिक पीरियड था वहाँ पे जो समाज थी, जो टोटल दो ग्रुप में बटा हुआ था, आर्य वर्ण और दास वर्ण। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक के लास्ट आते आते ऑक्यूपेशनल बेसिस पे क्या हुआ था कि जो कि चार भाग में बढ़ चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक पीरियड के लास्ट आते आते तो वही जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में भी लेटर वैदिक पीरियड में भी थी। टोटल पूरा पूरा का पूरा जो समाज था वो चार वर्ण में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसको राजन्य बोला जाता था, राजन्य और वैश्य और शूद्र, ये चार ग्रुप में क्या था, बटा हुआ था। जो सोशल थी, पूरा जो समाज था, सोसाइटी थी, वो चार ग्रुप में बटा था, ब्राह्मण, राजन्य या फिर जिसे क्षत्रिय बोले, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब क्या था कि जो ब्राह्मण का काम क्या था, जिसे ब्राह्मण बोलते थे। तो वैसे लोग जो वेदों का अध्ययन क्या करते थे, जो राजा का जो वॉर हुआ करता था उनके सक्सेस के लिए जो जो प्रे किया करते थे, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था, वही ब्राह्मण होते थे। और बदले में ये जो राजा थे वो उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे ब्राह्मण को। राजा ने बोले या फिर क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का काम क्या था, उस पर रूल करना, कोई टेरिटरी पर रूल करना। तो वो लड़ते थे, एरिया को जीतते थे और उस पर रूल करते थे। वैश्य का मतलब क्या था? वैश्य का मतलब था वैसे लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो फिर कैटल रियरिंग कर रहे हैं, या फिर कोई आर्टिस्ट हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए रत्कारा हैं, या फिर किसी प्रकार का आर्ट कर रहे हैं, कोई भी क्राफ्ट बनाने वाले हो, तो वे लोग जो होते थे वो वैसे बनते थे। ट्रेडर ट्रेडर जो होते थे वो लोग को वैश्य कहा जाता था। और मेनली जो राजन्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण था, उनका जो इनकम ऑफ सोर्स था वो वैश्य ही था। वैश्य से ही टैक्सेस कलेक्ट करके जो कि राजन्य को मिलता था, और राजन्य फिर राजन्य ब्राह्मण फिर मिलकर जो कि खाते थे, है ना। उनका जो एक्यूपेशन मतलब इनका जो इनकम ऑफ सोर्स था दोनों का, ब्राह्मण और राजन्य का, राजन के थ्रू ब्राह्मण पास जाता था, और डायरेक्टली जब ब्राह्मण लोग जब वैश्य लोग का भी सेक्रीफाइस किया करते थे तो उनसे भी इनकम का ब्राह्मण का हुआ करता था। तो वैश्य का जो वैश्य ही जो सोर्स इनकम सोर्स जो था वो वैसे ही था। उनमें कौन कौन, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, कैटल ब्रीडिंग से जुड़े हुए लोग, या फिर कोई आर्टिस्ट है, या फिर कोई ट्रेड कर रहा है, तो इससे इसे ऐसे लोगों को वैश्य बोला जाता था। फिर आगे बात करें हम लोग शूद्र का, तो सबसे जो खराब कंडीशन थी वो शूद्र की थी, क्योंकि शूद्र लोग को जो था वो किसी भी टाइम कोई भी काम करने को कहा जाता था और वो करता था, और नहीं करने पर उसे पीटा जाता था। और अगर कोई भी चाहे तो जब मन उसे कोई पीट सकता था। तो ये जो कंडीशन थी शूद्र की बहुत ही खराब थी। शूद्र का कंडीशन बहुत ही खराब था, वो कोई भी उसे काम करने के लिए बोल दिया जाता था, कभी भी उसे पीट दिया जाता था। ऐसा कंडीशन था शूद्र का। वैश्य वैश्य जो था, वैश्या से ही क्या था कि वो लोग कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, ट्रिब्यूट को, ज़्यादातर ये कहाँ से, वैश्या से ही कलेक्ट किया करते थे। तो वैश्या जो था इनकम ऑफ सोर्स था राजा और ब्राह्मण का, क्षत्रिय और ब्राह्मण का। लेकिन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों में एक बात जो कॉमन देखी जाती थी वो क्या था, एक तो वो क्या करता था, वो उपनयन संस्कार जो होते थे, जो टीचर ऑफ सेक्रेड थ्रेड था, राइट, जो उपनयन संस्कार जिसमें धागा का एक जो पहनाया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता था, तो वो वाला जो संस्कार थी वो तीनों वर्ण में देखा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण में जो है कि जनेऊ वाला जो संस्कार होता है, जो देखे होंगे जनेऊ पहना होता है, तो वो उसे जो उपनयन संस्कार बोला जाता है। और वो उस उपनयन संस्कार को करने का जो अधिकार था वो तीनों वर्ण के पास में,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, लेकिन शूद्र था उसे कोई भी अधिकार नहीं था। सेकेंड क्या था कि जो रिसिटेशन था, मतलब कि गायत्री मंत्र का गान या फिर सुनना, श्रवण और गान श्रवण जो है कि वो तीनों वर्ण कर सकते थे, लेकिन शूद्र और वुमेन को इसका अधिकार नहीं था कि वो गायत्री मंत्र को गाय या फिर सुने। ये वुमेन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था और शूद्र को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ऑल जो 3 हायर वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, तो उनको ये अधिकार था। मतलब ये दोनों चीज करने से उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र को गाने सुनने का ऊपर तीनों वर्ण का अधिकार था, लेकिन वुमेन को और शूद्र को कोई अधिकार नहीं था। ओके। और जो भी रथकारा हुआ करते थे, जो राजा के पास आते थे, वो लोग जो थे वो भी एक हाई स्टेटस को क्या करते थे, एंजॉय करते थे, हाई स्टेटस को एंजॉय करते थे। वो लोग को भी उपनयन संस्कार हुआ करता था, वे लोग भी गायत्री मंत्र को सुन सकते थे, गा सकते थे, क्योंकि वो लोग राजा के लिए, राजा के अंदर जब काम करते थे तो उनका भी स्टेटस जो था वो हाई ही था। अब जो समाज है वो मेल मेल डोमिनेंस हो चुकी थी। हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो कैसी थी, तो मैट्री आर्कल थी, वहाँ पे वुमेन का जो डोमिनेंस था ज़्यादा था। लेकिन फिर ऋग्वैदिक पीरियड देखें तो वहाँ पर जो क्या था, मेल डोमिनेंस आ चुकी थी। अब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, अब वहाँ का जो पैट्री आर्कल हो चुका था सोसाइटी, लेकिन वुमेन की कंडीशन कुछ ठीक थी। लेकिन जब बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो अब वुमेन की कंडीशन और भी लो हो चुकी थी ऋग्वैदिक पीरियड की तुलना में। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड में जो मेल एंसेस्टर हुआ करता था वो पूजा जाने लगा। अब इनका आइडल बनाकर जो भी मेल एंसेस्टर हुआ करते थे, जो पूर्वज हुआ करते थे, उनमें जो मेल हुआ करते थे, उनका मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। उनका पूजा करने के लिए, आइडल को पूजा करने का सिस्टम जो स्टार्ट हो चुका था। वुमेन को, अब जो वुमेन का जो पोजीशन था वो अब लो हो चुकी थी, और वुमेन लोग जो थी वो अब सब ऑर्डिनेट मानी जाती थी मेन का। अब मेन के वो अधीन रहा करती थी। वुमेन जो थी अब मेन के अधीन हो गई थी। वो किसी काम के लिए वो मेन से परमिशन के बिना नहीं कर सकती थी। अब उनका जो पोजीशन था वो सबऑर्डिनेट हो चुकी थी मेन के, वुमेन को। वुमेन का कंडीशन और भी अब खराब हो चुका था। अब गोत्र सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, प्रैक्टिस ऑफ गोत्रा स्टार्ट हो चुकी थी। जो मैरिज होती थी, वो मैरिज अब सेम गोत्र के बीच में मैरिज नहीं हुआ करता था। मतलब एक ही परिवार के बीच में मैरिज नहीं हुआ करता था, राइट। गोत्र बोले या फिर सेम परिवार है तो सेम परिवार के बीच में मैरिज कभी नहीं हुआ करता था। परिवार अलग होना चाहिए, राइट। और तो सेम गोत्र और सेम लिनेज के बीच में मैरिज नहीं हुआ करता था। गोत्र अलग होना चाहिए और लिनेज भी अलग होना चाहिए मैरिज करने के लिए। और जो लाइफ का जो 4 स्टेज होता है, उसमें से जो 3 स्टेज जो थी वो प्रमुख थी। 3 स्टेज को सभी लोग फॉलो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं 4th स्टेज जो है गायब हो चुकी थी, करते थे, लेकिन वो उतनी मात्रा पर नहीं जितनी मात्रा पर 3 स्टेजेस को फॉलो करते थे। वो लाइफ का फर्स्ट स्टेज कौन कौन सा था, तो ब्रह्मचर्य था, फिर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 जो थे वो लाइफ के स्टेज बनाए हुए थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 स्टेज हुआ करता था लाइफ का। तो लाइफ का जो 4 स्टेज है उसमें से 3 स्टेज, ऊपर का जो 3 स्टेज हाई 3 स्टेज है, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये जो 3 स्टेज है वो लोग सभी लोग इस 3 स्टेज को फॉलो करते थे। जबकि चौथा जो स्टेज संन्यास था, इसे सभी लोग फॉलो नहीं करते थे। लेकिन हाँ, यही चौथा स्टेज आगे और जब आएगी तो इसका जो ये जो स्टेज है वो भी सभी, उस स्टेज को भी सभी लोग फॉलो करेंगे, लेकिन उतना मात्रा में नहीं। जैसे कि बुद्धा, महावीर को आप देखेंगे तो वो लोग संन्यास को फॉलो किए थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है कि संन्यास को भी फॉलो करेंगे, लेकिन इतना मात्रा में नहीं करेंगे कि मतलब जितना कि अदर 3 स्टेज को फॉलो करेंगे। तो हम लोग को रिलीजन, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिलीजन पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।